हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका +4 एकेडमी के इस नए वीडियो में, जहां पर हम, जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इवन केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों को मिलाकर ही एक हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपके फिजिकल केमिस्ट्री की ये क्या है, बैकबोन है। कुछ नहीं तो आपका बोर्ड्स में, जेईई में, नीट में, इस वीडियो के अंदर से ये मेरा वादा है आपसे कि आपको गारंटीड कहीं ना कहीं क्वेश्चन दिख जाएंगे। और बोर्ड्स का मतलब स्कूल का एग्जाम 11th क्लास का, ठीक है। 11th क्लास में बोर्ड्स नहीं होते, मुझे पता है। पीछे कमेंट नहीं करने लगना यार कि सर 11th में तो यार बोर्ड्स होते ही नहीं हमारे यहाँ, आपके यहाँ होते हैं क्या? अरे नहीं होते भाई, हमारे यहाँ भी नहीं होते हैं। चलो, तो क्या कभी सोचा है आपने कि अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो अपने एंड तक क्यों नहीं पहुंचती है, मतलब कभी खत्म क्यों नहीं होती? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है तब भी वो रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में ही है, एंड क्यों नहीं हो रही? फाइनली कंप्लीट पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में क्यों नहीं बदल जा रहा? सोचने वाली बात है कि नहीं? एंड तक जरूर देखना, तुम्हारे सभी सवालों के जवाब यहां पर मिल जाएंगे, और जो भी मन में तुम्हारे डाउट्स चल भी रहे होंगे उसके भी जवाब आपको मिलेंगे। एंड तक जरूर देखना, वरना तुम्हारा इक्विलिब्रियम हमेशा हिला रहेगा। तो अब है सबसे पहला सवाल हमारे मन में आता है, ये केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या? पहली चीज, अंग्रेजी। केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ डायनेमिक स्टेट इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन जहां पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बराबर होता है। शुद्ध हिंदी में और सरल भाषा में समझो भाई इस चीज को। एक ऐसा स्टेट है हमारी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का। पहली चीज, वर्ड्स पे ध्यान देना। पहली बात तो ये एक स्टेट है किसका? रिवर्सिबल रिएक्शन का। किस रिएक्शन का? रिवर्सिबल रिएक्शन का, जहां पर जिस रफ्तार से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उसी रफ्तार से बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड का मतलब है, मान लो R नाम का रिएक्टेंट है और P नाम का प्रोडक्ट है। जिस तेजी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है उसी तेजी से वापस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ऐसे केसेस को हम लोग कहते हैं भैया हाँ, हमारा क्या अटेन हो गया है? इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है। अब देखो, सबसे पहली चीज यहां पर यह आ जाती है कि भाई इक्विलिब्रियम में क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। देखो, क्या होता है यह भी जानना जरूरी है, और उतना ही जरूरी यह जानना भी है कि क्या नहीं होता है। अब सबसे पहली चीज हम यहां पर देखते हैं कि हमारे पास जो इक्विलिब्रियम है वो दिखने में, एक्सटर्नली जब हम देखेंगे तो वो स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक मतलब सारी रिएक्शन रुक गई है, पर ये हमेशा एक डायनेमिक नेचर का होता है। मतलब ये रिएक्शन रुकी नहीं है, जिस रफ्तार से आगे जा रही है उसी रफ्तार से वापस पीछे आ रही है। सबसे पहली बात तो ये जानने वाली है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह जानने के लिए है कि जब भी हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन या इनकी अमाउंट एट इक्विलिब्रियम हमेशा फिक्स्ड या कांस्टेंट रहेगी, जब तक आप कोई फिजिकल कंडीशन चेंज ना करो। भाई फिजिकल कंडीशन चेंज करोगे तो फिर चेंज होना तय है, पर जब तक आपने एक स्पेसिफिक फिजिकल कंडीशंस रखी हैं तब तक कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा हमेशा सेम। और इसी कंसंट्रेशन को मिलाकर, जो इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है, इसी को मिलाकर हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। अब कुछ और बातें करते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में, कुछ बेसिक्स और फाउंडेशन की बातें करते हैं हम लोग। पहली बात जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस रफ्तार से ये रिएक्शन आगे जाएगी यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसी रफ्तार से ये रिएक्शन पीछे आएगी यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दूसरी बात मैंने क्या बताई? रिएक्शन रुकती नहीं है, सिर्फ अपीयर होती है बाहर से कि रिएक्शन रुक गई है, पर रिएक्शन रुकी नहीं है, ये अभी भी हो रही है। बस उसके आगे और पीछे जाने की रफ्तार यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार क्या हो चुकी है? सेम। तो इक्विलिब्रियम का नेचर कैसा हुआ? स्टैटिक नहीं, डायनेमिक। ठीक। कंसंट्रेशन जो होते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिमेन कैसे रहते हैं भाई? ये कांस्टेंट रहते हैं जब तक आप एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस को चेंज ना करें तब तक। अगली चीज, हमेशा इसको आप एक क्लोज्ड सिस्टम में अटेन कर सकते हो। आओ तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो ये बॉटल है, मान क्या लो है भाई, है सच में है, यकीन नहीं, ये देखो बॉटल है। चल मान लो ये बॉटल है, अरे यार फिर मान लो, अरे है भाई, चलो ठीक, ये बॉटल है।
अभी ये क्लोज्ड सिस्टम है, ढक्कन लगा हुआ है। अब जितना आपका लिक्विड, वाटर का लिक्विड वेपर बनेगा और उतना ही वेपर वापस से क्या हो जाएगा, कंडेंस होकर लिक्विड हो जाएगा, और यहां पर लिक्विड वेपर की क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम। पर अगर मैंने इस बॉटल के इस कैप को खोल दिया, तो खोलने के बाद अब जितना ये लिक्विड वेपर बनेगा, कुछ तो इस बॉटल में रहेगा और कुछ इस बॉटल के क्या हो जाएगा, बाहर उड़ जाएगा। और वो कंडेंस कहां होगा मुझे भी नहीं पता, वापस इस बॉटल में आएगा, कंडेंस होकर नहीं आएगा क्या पता, बाहर का वाटर वेपर आकर इसमें कंडेंस होगा, कितना होगा कितना नहीं होगा, इसके बारे में हम जानकारी एग्जैक्टली पढ़ाई में नहीं रख सकते, अपनी स्टडी में नहीं रख सकते। इसीलिए हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा होता है आपका, क्लोज्ड सिस्टम में अटेन किया जा सकता है, ओपन सिस्टम में इसको अटेन नहीं कर सकते हैं हम। अगली चीज, इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकते हैं दोनों फिजिकल और केमिकल, दोनों प्रोसेसेस में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। ठीक, फिजिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल चेंजेस में होता है, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज 9th से पढ़ रहे हो भाई, कोई बोल नहीं देना कि फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होता है। कोई भी प्रॉपर्टीज का चेंज ना होना फिजिकल चेंज है। अगर आपके दो सब्सटेंस मिलकर कोई नया सब्सटेंस बनाते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट है आपके रिएक्टेंट से, वो केमिकल चेंज है। ठीक, चलिए अब इसी के साथ हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बेसिक्स की बातें कर ली, अब एक ग्राफ से समझते हैं। देखो, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, यह है टाइम और यह है कंसंट्रेशन की एक्सेस। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, अरे 0 ढंग से बन जाओ भाई, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे सब कुछ क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कितना है, 0। टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, लगातार कम, और एक पॉइंट पर आकर क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। ऐसे ही टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ रहा है और एक पॉइंट पे आकर ये भी क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ घटी, और वो कंसंट्रेशन गई तो गई कहां, यानी वो रिएक्टेंट कहां गया, चला गया, वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो गया, प्रोडक्ट में बदल गया। और बदलने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई, और ऐसे में हम कहेंगे कि भैया डायनेमिक इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया गया है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या किया गया है, अटेन कर लिया गया है। ठीक, तो इस ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, कई जगहों पर आपको एनसीईआरटी में एक ग्राफ ऐसा भी दिखेगा, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं, तुमको दिखाता हूं। कई जगहों पर ये ऐसा दिखेगा, ये रिएक्टेंट ऐसे ऊपर ऊपर चलेगा, प्रोडक्ट ऐसे नीचे नीचे चलेगा, दोनों आपस में कभी इंटरसेक्ट किए ही नहीं। ये भी ग्राफ सही है, जो ये बना हुआ है ये भी ग्राफ सही है। और ऐसे ही केस में एक ग्राफ ऐसा आ सकता है कि रिएक्टेंट ऐसे आए और ये रहा प्रोडक्ट, दोनों आपस में आके से मिल गए, तो ये तीनों ही ग्राफ सही हैं। मतलब इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इससे कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बस हाँ, ध्यान क्या रखना है, बराबर हो या ना हो, लेकिन जो है फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम वेरीज विथ टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, प्रेशर या ऑल ऑफ दीज। तो सही जवाब इसका है ऑल ऑफ दीज। अरे टिक करने बोला तो आगे बढ़ जाते हो तुम, बहुत चालू हो रहे हो, बहुत तेज हो रहे हो। ऑल ऑफ दीज, तो भाई टेम्परेचर का चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, प्रेशर चेंज करेंगे। एक्सटर्नल कंडीशंस यानी टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करोगे तो भी आपका इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ता है। कंसंट्रेशन, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये सब चीजें जो आपकी इक्विलिब्रियम पे होती है सब चेंज होने लगती हैं। इसको हम लोग ले चैटलियर्स प्रिंसिपल के नाम पे पढ़ेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, आगे आएगा, ये अभी सिर्फ एक टीजर था इसका। और कंसंट्रेशन चेंज होगी तो लाजमी सी बात है आपका इक्विलिब्रियम पे भी असर पड़ेगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन देखते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, ये अब जैसे कि केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री की बैकबोन, वैसे ही लॉ ऑफ मास एक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर की बैकबोन है। लगभग हर जगह यही लॉ लगता रहेगा। देने वालों का नाम है गुल्डबर्ग एंड वागे। इन्होंने ये कहा हुआ है, एट एनी इंस्टेंट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव masses of reactants or reacting substances at that instant.
देखो बहुत बेसिक सा लॉ समझाता हूं, बहुत बेसिक भाषा में समझाता हूं कि जो भी हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन। देखो एक्टिव मासेस का मतलब कंसंट्रेशन का होता है, ठीक। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ये डिपेंड करेगा, इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए और बी। जैसे ये रिएक्टेंट्स हैं, रेज टू द पावर स्मॉल ए एंड रेज टू द पावर स्मॉल बी। अच्छा, बैकवर्ड रिएक्शन जब पीछे की ओर आएगी तब ये हो जाएंगे हमारे रिएक्टेंट, और आर बी हमारा हो जाएगा प्रोपोर्शनल टू सी की पावर सी एंड डी की पावर डी। इसके बेसिस पे आगे एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको मैं काफी चीजें इसके बारे में समझाऊंगा। अभी लॉ ऑफ मास एक्शन पे फोकस करते हैं, और लॉ ऑफ मास एक्शन सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो ये कहता है कि कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अपॉन कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, इनका जो रेशियो होता है जब तक फिजिकल कंडीशन सेम रहेंगी तब तक इनका रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, माने कि कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वो भी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। ये जो सी लगा हुआ है, इस सी का मतलब ही है, सबस्क्रिप्ट में आपको देख रहे होंगे यहां पर, ये देखिए सी दिख रहा है, इसका मतलब ही है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो अब आपके मन में सवाल आएगा, सर किसी और के टर्म्स में भी बात करते हैं? बिल्कुल बात करते हैं भाई। हम लोग जब भी गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तब वहां पर कंसंट्रेशन, मैंने मोल पर लीटर की बात करना थोड़ा सा कहना चाहिए फीजिबल या फिर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। वहां पर हम लोग प्रेशर के टर्म्स में, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करते हैं, तो उसको हम लोग Kp कहेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब Kp और Kc का रिलेशन ये यहां लिखा हुआ है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। अब सवाल ये उठता है कि भैया ये आता कैसे है, आओ बता देता हूं तुमको। देखो, A मॉलिक्यूल्स ऑफ A प्लस B मॉलिक्यूल्स ऑफ B इक्विलिब्रियम में है, मान लो C मॉलिक्यूल्स ऑफ C एंड D मॉलिक्यूल्स ऑफ D के। अब बहुत ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि अगर मैं यहां पर Kc को लिखूंगा तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। तो फिर ये हो गया पहला इक्वेशन। अब अगर मैं Kp लिखूंगा तो ये क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ C की पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D की पावर D अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A की पावर A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B की पावर B। अब थोड़ी सी एक बात मैं आपसे और करना चाहता हूं। एक इक्वेशन होती है, इसको हम लोग कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि होती है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। सो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, N बाय V टाइम्स ऑफ RT एंड नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम ही क्या होता है, मोलैरिटी या फिर कंसंट्रेशन टाइम्स ऑफ RT। सो इसी हिसाब से अगर हम लोग अपने इस जगह पर वापस आए तो ये Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर C इंटू RT की पावर C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर D इंटू RT की पावर D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इंटू RT की पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B इंटू RT की पावर B। अब यहीं से Kp क्या हो जाएगा, यहां देखेंगे, एक सेकंड गलती से Kc लिख दिया, Kp ये हो जाएगा, देखो कंसंट्रेशनल टर्म को एक तरफ खिसका लेता हूं मैं, C की पावर C, D की पावर D अपॉन A की पावर A एंड B की पावर B। और यहां पर देखिए ऊपर हो जाएगा RT, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन तो पावर ऐड होती हैं, C प्लस D अपॉन RT की पावर A प्लस B। अगेन बेस सेम है और डिवीजन, तो पावर्स क्या होंगी भाई साहब, यहां पर सब्सट्रैक्ट। तो यहां पे ये जो हो जाएगा हमारा Kp, जो ये टर्म दिख रहा है, क्या ये फर्स्ट इक्वेशन से मैच कर रहा है आपकी, इतनी टर्म
यहां तक की टर्म, तो के सी आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेल्टा एन, जो कि क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये चीज हमारी क्या कहला गई, हमारे पास डेल्टा एन। तो फाइनली हमारे पास रिलेशन क्या आ गया, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। ये डेरिवेशन या इस तरह का डेरिवेशन आपके स्कूल एग्जाम्स में लगभग ये मान के चलो कि हर साल आता है और आता ही रहता है, इसका कोई रोक नहीं। 2 से 3 नंबर तुमको ये अकेला ये डेरिवेशन दिलाने की हिम्मत रखता है भाई। तो जिसने नहीं सीखा है प्लीज बैक करिए और फिर से बहुत अच्छे से ध्यान से सीख लो। स्कूल एग्जाम में तुमको 2 से 3 नंबर अपने फाइनल एग्जाम में जरूर दिलाएगा ये। चलो अब बात करते हैं यूनिट की। तो केसी की यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, वही नंबर ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ रिएक्टेंट। और केपी होता है एटीएम, प्रेशर की यूनिट एटीएम की पावर डेल्टा एन। अगर आप प्रेशर पास्कल में ले रहे हैं तो पास्कल की पावर डेल्टा एन ले लेंगे हम लोग। अगर डेल्टा एन 0 है तो केपी और केसी दोनों क्या होंगे, यूनिटलेस। मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर बराबर हैं तो हमारे पास केपी और केसी दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, यूनिटलेस हो जाएंगे। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द करेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। भाई बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। केसी क्या होगा, पहले हमारे भाई प्रोडक्ट N2 फिर H2 का क्यूब अपॉन NH3 का स्क्वायर रेज टू द पावर ऑफ देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो अगर ये सेम चीज आपको दिख रही है तो कहां दिख रही है, फोर्थ ऑप्शन में। अरे डोरा जैसे बात कर सकते हैं क्या? क्या तुम्हें ये एक्सप्रेशन कहीं दिख रहा है? किधर? इधर। तुम लोग सबके सब डोरा द एक्सप्लोरर वाले हो, है ना? डोरा। चलो मजाक बहुत हुआ, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द करेक्ट रिलेशन बिटवीन केसी, केएफ एंड केबी। अब यार इस बारे में मैंने आपको एक टीजर दिया था, पहले भी मैंने कहा था कि जब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा रहा था भाई केएफ केबी इसके बारे में, रेट के बारे में बात करूंगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड के। एक्चुअल में क्योंकि ये 1 शॉट वीडियो है इसीलिए मैंने वहां पर नहीं पढ़ाया और मैंने कहा इसको एज ए क्वेश्चन हम इसको यहाँ पे कवर कर लेंगे। मान लो हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है, A molecules of A is in equilibrium with B molecules of B. तो as per law of mass action, rate of forward reaction क्या होता है, proportional होता है concentration के raised to the power of their stoichiometric coefficient। तो इसको अगर proportionality के साइन को रिमूव करना है, एक सेकेंड ये मिट गया गलती से, तो हमें लगाना पड़ेगा एक कांस्टेंट। वो कांस्टेंट क्या होगा, KF। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, KB टाइम्स ऑफ, अब की बार देखो पीछे जाना है हमको, तो B हमारा हो गया रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, एट इक्विलिब्रियम, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड किसके बराबर है, रेट ऑफ बैकवर्ड के। अब तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, KF टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A इज इक्वल टू KB टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, KF अपॉन KB इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर A, जो कि किसके बराबर है, यही तो KC कहलाता है। तो इसीलिए हमारे पास KC की वैल्यू क्या आ गई, KF अपॉन KB। तो KC इज इक्वल टू KF अपॉन KB। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब हम लोग अगली बात करते हैं इक्विलिब्रियम के टाइप्स की, कितने तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। ये हमारा हमने कहा भाई देखो इक्विलिब्रियम जनरली 2 तरह के होते हैं, एक होता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम, एक होता है हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। होमो का मतलब होता है सेम, जब आपके सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस जो होंगी या फिर जो अमाउंट ऑफ फिजिकल स्टेट, सॉरी कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, जब हमारे सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स
सेम होंगी तब हम कहेंगे उसको होमोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे कि आप इस इक्वेशन में देख पा रहे हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है, और जो HI बना है यहां पर वो भी क्या है, गैस। जबकि अगर हमारे सारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई एक की भी अगर कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, यानी कंसंट्रेशन पता नहीं क्यों बार बार आ रहा है, अगर हमारे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी एक की भी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होगी, तब हम उसको क्या कहेंगे, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। जैसे यहां देख पा रहे हैं आप, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, इसको लाइमस्टोन कहते हैं, इससे बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब देखो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड कैसी है, गैस है, तो इसको हम लोग कहते हैं हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। तो फिर होमोजेनस इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम जैसा कि यहां देख पा रहे हो आप, जिसके सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स सेम होती हैं। और हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम वन या उससे अधिक, एक या उससे अधिक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, फिर कंसंट्रेशन, अरे फिजिकल स्टेट भाई, फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम। अब बड़ी मेन बात, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम के बारे में जानने वाली बड़ी मेन बात जिसको हम कवर करेंगे इस क्वेश्चन से। देखो, हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम जब भी हमारे पास होगा, तब उस केस में हमेशा कंसंट्रेशन सिर्फ और सिर्फ मोस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस की देखी जाएगी। जैसे कि हमारे पास यहां पर है CaCO3 सॉलिड। एज पर दिस क्वेश्चन ये कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन इज इन इक्विलिब्रियम विद CaO सॉलिड प्लस CO2, अभी पीछे दिखाया आपको मैंने। सो यहां पर आपका मोस्ट वोलेटाइल सब्सटेंस जो है वो है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा और इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका करेक्ट आंसर होगा Kc इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रेज़ टू द पावर 1। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात थी। अगर इसे मान लो कोई लिक्विड और एक्वस है, तो एक्वस ज्यादा वोलेटाइल होता है लिक्विड से, इसलिए एक्वस पे डिपेंड करने लगेगा। सॉलिड और लिक्विड है तो लिक्विड पे डिपेंड करेगा, सॉलिड को छोड़ना पड़ेगा आपको। सॉलिड और गैसेस है तो अगेन गैस पे। जो भी सब्सटेंस ज्यादा वोलेटाइल होगा उस पे हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करेगा, और बाकी सब की कंसंट्रेशन को हम लोग क्या मान के चलेंगे, यूनिटी मान के चलेंगे, और उस पे हम लोग Kc के एक्सप्रेशन में डिनोट नहीं करेंगे। अब हम लोग आते हैं हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc के इंपॉर्टेंट फीचर्स पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के क्या करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट फीचर्स समझते हैं कि यार कब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाना है और कब इसकी वैल्यू किस तरीके से वेरी या चेंज करती है। तो देखो, सबसे पहली चीज क्या होती है यहां पर, ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब हमारा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हो, वरना कुछ और देखना पड़ेगा हमको, QC देखना पड़ेगा, अभी आगे दिखाऊंगा आपको मैं। पर जब तक हमारा इक्विलिब्रियम अटेन ना हो गया हो, जब तक हमारी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन सेम ना हो, या फिर मैं यूं कहूं कि जब तक हमारी कंसंट्रेशंस जो है वो कांस्टेंट ना हो गई हो, तब तक हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नहीं यूज करेंगे। पहली सबसे बड़ी चीज होती है। दूसरी चीज ये होती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इनिशियली आपने कितनी कंसंट्रेशन ली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी रिएक्टेंट की, इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कोई मतलब ही नहीं है। तीसरी चीज क्या होती है, ये टेम्परेचर, प्रेशर यानी एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस पे ये वैल्यू डिपेंड करती है और करती ही है। ठीक, इसके अलावा ये हम लोग समझते हैं कि अगर मैंने रिएक्शन को, इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर दिया या डबल ट्रिपल ऐसा कुछ कर दिया, तब इसमें क्या चेंज आएगा। तो अब आपको मैं यहां दिखाता हूं। देखो, मान लो मेरी एक इक्विलिब्रियम है, A इज इन इक्विलिब्रियम विथ B, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारा Kc। अब अगर मैं इसी इक्विलिब्रियम को रिवर्स कर दूं, B इज इन इक्विलिब्रियम विथ A, तब उस केस में हमारा जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो मान लेता हूं मैं Kc डैश होगा, वो क्या होगा, 1/Kc होगा, मतलब इसी का रेसिप्रोकल। मतलब रिएक्शन को आप जब रिवर्स कर दोगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए एरो को। अगर मान लो मैंने इसी जगह पर हमारे रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशंस को डबल कर दिया,
तो जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसकी में क्या होगा, पुराने वाले की पावर ही 2 हो जाएगी। तो हमने क्या सीखा, जो अगर इक्विलिब्रियम को रिवर्स किया जाए तो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाता है, और अगर हमने इक्विलिब्रियम को क्या किया है, इक्विलिब्रियम पे ही कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को बढ़ाया, या 1/2, 1/3, हाफ किया, 1/3 किया, कुछ भी किया, तो वो आपको रिफ्लेक्ट कहां होगा, इसकी पावर में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बेसिक सी सिंपल बातें हैं। तो इसको ही यहां पर लिखा गया k डैश इज इक्वल टू k की पावर n या फिर k की पावर 1/n, वेर ये n क्या है, ये आपका फैक्टर जिससे आप पूरे इक्विलिब्रियम को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करेंगे तो 1/n पावर में आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो n पावर में आएगा, बस इतना डिफरेंस समझ लीजिए आप। चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HI फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। तो आपके बेसिकली कह रहा है कि आपको यूनिट बतानी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। तो इसकी यूनिट बताने के लिए एक बड़ा बेसिक सी चीज आपको मैंने पहले भी बताई थी कि केसी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन होती है। सो यहीं से हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि अगर हम लोग HI का फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या होगा, H2 प्लस I2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2HI। हाँ, ध्यान रहे ये सब के सब गैसेस हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है। तो डेल्टा एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कितने हैं, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हमको दिख रहे हैं यहां पर 2, और रिएक्टेंट्स भी हैं हमारे पास 1 और 1, ये मिलाकर हो गए 2। NP माइनस NR अगर करते हैं तो 0 आता है। तो यहां से केसी की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन, जो कि है मोल पर लीटर की पावर हो जाएगा यहां से 0। एज अ रिजल्ट ये चीज हो जाएगी हमारी यूनिट लेस। सो करेक्ट आंसर विल बी नंबर 4, नो यूनिट। ओके, चलो तो बात की थी अभी कि यार अगर इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो कंसंट्रेशन के लिए क्या किया जाए, तो उसका जवाब है ये रहा आपका QC। बेसिकली प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब रिएक्शन कितना आगे जा रही है। खैर ये QC नहीं है, सॉरी, मैं स्लाइड्स का फ्लो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है मेरी तरफ से, मतलब ऐसा नहीं, स्लाइड्स का फ्लो गड़बड़ नहीं है। पहले तो हम लोग समझते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट कितने पे होगी, चलो पहले ये देखते हैं, फिर QC पे आएंगे बिल्कुल आएंगे भाई, आपका सब्र खराब नहीं जाएगा। चलो पहली चीज बात करते हैं हम लोग, रिएक्शन का एक्सटेंट कितना होगा, मतलब कितनी ज्यादा रिएक्शन में कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, मतलब किस लेवल तक हमारी रिएक्शन चलेगी। तो उसके लिए सबसे पहली चीज, अगर Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, यानी कि अगर Kc ग्रेटर मच ग्रेटर देन 1 है, नॉर्मली हम कहें तो 10 की पावर 3 से अगर बड़ा चला जाता है हमारा Kc, तो इसका मतलब रिएक्शन जो है वो नियरली कंप्लीट होने वाली थी। इस केस में जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, जो कि काफी ज्यादा यहां पर क्या होगी, कम होगी। अगर Kc बहुत छोटा है, एक नंबर दे देता हूं आपको मैं, 10 की पावर -3 से भी छोटा है, इसका मतलब रिएक्शन शुरू होते ही इक्विलिब्रियम में आ गई। इसका बहुत सरल सा मतलब ये निकलता है कि जब भी हमारा जो रिएक्टेंट है उसने रिएक्शन शुरू की और तुरंत ही इक्विलिब्रियम में आ गया, प्रोडक्ट बहुत खास नहीं बन पाया, सारा का सारा कंसंट्रेशन किसका है, हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, और प्रोडक्ट लगभग नेग्लिजिबल है हमारा। अब अगर ये आपकी रिएक्शन की रेंज 10 की पावर -3 से 10 की पावर 3 के बीच में चलती है, इसका मतलब ये कहीं बीच में इक्विलिब्रियम आया है, कंसिडरेबल अमाउंट है हमारी रिएक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी, मतलब सफिशिएंट अमाउंट है यहां पर। तो सिंपल सी बात है, Kc को मैं 3 हिस्सों में यहां बांट देता हूं, Kc। अगर Kc 10 की पावर 3 से बड़ा है, इसका मतलब रिएक्शन नियर एंड तक पहुंच चुकी है, प्रोडक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। अगर Kc 10 की पावर -3 तक छोटी है, तब ये रिएक्शन स्टार्ट पे ही क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम पे आ गया है, इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू प्रोडक्ट। और अगर यही Kc की वैल्यू 10 की पावर -3 से 10 की पावर यानी इन दोनों के बीच में चल रही है, मतलब अब यहां पर हमारे पास क्या है, कंसिडरेबल अमाउंट है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। मैंने कहा कंसिडरेबल, भाई साहब इक्वल नहीं, गलती मत कर देना कि नहीं अरे बराबर है, अरे जरूरी नहीं है बराबर हो।
हाँ ये है कि ठीक ठाक अमाउंट आपको मिलेगी रिएक्टेंट की भी और प्रोडक्ट की भी, बस इतनी सी कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, और अब देखते हैं कि QC हमारा डायरेक्शन रिएक्शन, यानी हम लोग इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं या कोई क्वेश्चन में हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, आ गया तुम्हारा QC, उसी की बात कर रहे हैं। तो हम उस जगह पर डिसाइड कैसे करेंगे कि अभी इस पॉइंट पे, इस गिवन कंसंट्रेशन वैल्यूज पे हमारा रिएक्शन अभी फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड आना चाहिए? ये कैसे डिसाइड होगा? कौन डिसाइड करेगा इसको? जनता जानना चाहती है, तो भाई जनता बताता हूं, सुनो। इसको डिसाइड करने के लिए हमारे को जानना होता है रिएक्शन कोशंट। रिएक्शन कोशंट को हम लोग QC से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर होता क्या है, QC कब लिया जाता है? देखो, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, तब जो आप लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की पावर बेसिकली मैं B बोल दूं और रिएक्टेंट की पावर A, जो ये हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते तब हमको KC देता है। पर अगर किसी केस में हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर नहीं है और हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं, तो हमें यहां पर क्या मिलता है? QC, रिएक्शन कोफिशिएंट मिलने या कोशंट मिलने के काम हो जाते हैं। अब यहां पर रिएक्शन कोशंट को आप कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे भाई? इसको आप कंपेयर करेंगे कि भाई उस रिएक्शन कोशंट की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC के कंपैरिजन में कैसी है। अब देखो, तीन बातें हो सकती हैं, या तो ये KC के बराबर होगी, या KC से छोटी होगी, या KC से बड़ी होगी। अब देखो, एक ग्राफ के थ्रू भी, अरे यार गलत खुल गया, एक सेकंड, या फिर यहां पर हम लोग देखते हैं, अगर मान लो QC और KC बराबर हैं, गलत टिक हो गया था, अगर QC और KC बराबर हैं, ऐसे केस में कोई रिएक्शन नहीं होगी, आप इक्विलिब्रियम पे अटेन कर चुके हैं, इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुके हैं, बधाई हो। असली कहानी तो इन दो पॉइंट्स में आती है, अगर QC KC से बड़ा है या छोटा है। अगर QC जो है वो KC से बड़ा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि प्रोडक्ट जो इक्विलिब्रियम में था उससे कहीं ज्यादा है। ठीक, तो प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम की मात्रा में लाने के लिए कम होना पड़ेगा। कम होना पड़ेगा मतलब रिएक्शन कैसी जाएगी भाई? बैकवर्ड जाएगी। तो अगर QC इज ग्रेटर देन KC, ये राइट टू लेफ्ट जाएगी हमारी इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट बैकवर्ड या रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड टू अटेन इक्विलिब्रियम। बहुत करेक्ट वर्ड इसका ये होगा, करेक्ट सेंटेंस। अब अगर QC KC से कम है, इसका बिल्कुल सिंपल सा मतलब है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो काफी कम हैं, जो इक्विलिब्रियम में हमारे होने चाहिए थे उससे काफी कम है। सो एज अ रिजल्ट यहां पर रिएक्शन जो होगी वो लेफ्ट से राइट यानी कि फॉरवर्ड मूव करेगी। तो सिंपल सी बात, अगर QC और KC में QC छोटा है, KC बड़ा है, तो रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की ओर जाएगी। अगर दोनों बराबर हैं तो इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है एट इक्विलिब्रियम, और अगर QC KC से बड़ा हो गया तो रिएक्शन क्या जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट वापस बनेगा। इस ग्राफ को अगर आप अपने दिमाग में बसा लोगे तो स्कूल के आपके लगभग मैं कहता हूं मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल एग्जाम्स में ये चीज MCQ में या फिर कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आपको देखने को 100% मिलती है। चल आगे देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन KC, QC एंड डेल्टा G। देखो, डेल्टा G थर्मोडायनेमिक्स से जोड़ा गया है यहां पर। अब भाई रिएक्शन है तो रिएक्शन में यार एनर्जी की बात होगी, एनर्जी की बात होगी तो थर्मोडायनेमिक्स तो आएगा ही आएगा। आप थर्मोडायनेमिक्स से भागकर रिएक्शन की बात नहीं कर सकते हो। ठीक, तो एक सिंपल सा इक्वेशन या फिर मैं कह सकता हूं एक सिंपल सा हमारा यहां रिलेशन होता है, डेल्टा G यानी गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज प्लस RT ln QC। ln इज नेचुरल लॉग। अब
अगर मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब कोई भी नेट रिएक्शन नहीं हो रही है, जिस रफ्तार से फॉरवर्ड हो रही है उसी रफ्तार से बैकवर्ड, तो कोई भी नेट रिएक्शन एज सच नहीं हो रही है, कंसंट्रेशन में चेंज नहीं आ रहा है। एज अ रिजल्ट QC तो KC के बराबर होगा, पीछे अभी पढ़ाया मैंने, और डेल्टा G की वैल्यू क्या हो जाएगी यहीं से 0। अगर डेल्टा G की वैल्यू 0 तो डेल्टा G नॉट स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, माइनस ऑफ RT ln KC। अब डेल्टा G नॉट, अगर देखो भाई ये सब आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा होगा तो अभी अगला शॉर्ट डाल दूंगा मैं, आप कमेंट कर देना भाई, जो भी आपको अगला शॉर्ट चाहिए जिस चैप्टर का आप कमेंट करो, आपको मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। डेल्टा G नॉट लेस देन अगर 0 है मतलब हमारी रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस, मतलब हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड बहुत इजीली शिफ्ट होगा और प्रोडक्ट काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट में या फिर अच्छी खासी मात्रा में बनेंगे। अगर डेल्टा G नॉट ग्रेटर देन 0 है मतलब रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, अपने आप नहीं होगी, इसको फिजिकली बाहर से कोई ना कोई टेम्परेचर या प्रेशर या एक्सटर्नल कंडीशंस देनी पड़ेंगी। सो ऐसे केस में ये प्रोसेस कहलाती है नॉन स्पॉन्टेनियस, और ऐसे केसेस में क्या होगा, रिएक्शन शुरू होगी और बिल्कुल जस्ट शुरुआत में या थोड़ा बहुत आगे बढ़ के ही ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। एज अ रिजल्ट हम ये समझ के चलें कि भैया प्रोडक्ट्स जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, काफी लेस अमाउंट में होंगे। सिंपल सा फंडा बताऊं तो रिएक्शन शुरू हुई और अगर जस्ट थोड़ी देर में ही इक्विलिब्रियम में आ गई, यानी KC लेस देन 10 की पावर -3, अभी बताया था मैंने आपको, तो यहाँ पे डेल्टा G कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर आपका 10 की पावर 3 से बड़ा है या 10 की पावर 3 तक है मतलब आपका ये कैसा हो जाएगा, स्पेसिफिक अच्छी खासी अमाउंट में आपके प्रोडक्ट बनना चालू हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे। JEE और नीट वालों, यहीं पे तुम्हारा कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, कैलकुलेटर छूट जाएगा। अगर आपको आदत लगी हुई है कैलकुलेटर को यूज करने की तो बॉस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कभी नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यहां पर आपको इंटेंसिव कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और वैसे भी यार कैलकुलेटर की आदत छोड़ दो, रीज़न इसका ये है कि आपको ना तो JEE में ना ही नीट में किसी भी एग्जाम में आपको कैलकुलेटर तो मिलेगा नहीं यूज़ करने के लिए। इवन स्कूल एग्जाम्स में भी ICSE बोर्ड को छोड़कर किसी को भी कैलकुलेटर नहीं मिलता। और आयनिक इक्विलिब्रियम, इसके जस्ट पीछे आ रहा है वो लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का, तो भाई आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारी बातें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे ही की जाएंगी। इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है भाई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का। चलो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पर कि यार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग नॉर्मली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ये PCl5 का देना है हमको तो हम PCl5 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लेट अज्यूम करते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन C थी और प्रोडक्ट्स इनिशियली कुछ भी नहीं थे, यानी 0 और 0 थे। जैसे ही हमारा टाइम t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे आ गया हमारे पास, तो इसमें से C माइनस C अल्फा, बेसिकली तुमको समझा दूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है कितना अमाउंट या कितना परसेंटेज या कितना रेशियो ऑफ द इनिशियल रिएक्टेंट आपका डिसोसिएट हो रहा है। लेट से अगर मैं कहता हूं अल्फा की वैल्यू 0.5 है मतलब 50% डिसोसिएट हो रहा है, 50% बचा हुआ है। 50% किसका, इनिशियल अमाउंट का। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहां पर C माइनस C अल्फा लिखा है क्योंकि C अल्फा डिसोसिएट हो गया और इसके एक मोल से ये सब एक एक मोल बन रहे थे, तो ये भी क्या बन जाएगा, C अल्फा एंड C अल्फा। अब अगर मैं यहीं पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC की इक्वेशन लिखना चालू करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, PCl3 और Cl3 इंटू Cl2 अपॉन PCl5। अब एक बात बता दूं आपको मैं, इसको आप जनरल फॉर्मूला समझ के मत पढ़ना। रीजन यहां पर ये है क्योंकि यहां पर सबके कोफिशिएंट्स 1 1 1 थे, तो यहां पावर भी 1 आ रही है। अगर कोफिशिएंट चेंज होंगे तो पावर भी बदलेगी और ये पूरी की पूरा जो रिजल्ट है वो आपको फिर से वापस से डेराइव करना पड़ेगा उस एक स्पेसिफिक इक्वेशन के लिए। सो इसको एक जनरल रिजल्ट समझ के याद करने की गलती तो बिल्कुल नहीं करना। अब यहां पर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा, PCl3 के लिए हो गया यहां पर ये C अल्फा, Cl2 के लिए भी C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। अब ये चीज हो जाएगी KC इज इक्वल टू C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर न्यूमरेटर में, और अगर डिनोमिनेटर में मैंने C कॉमन निकाला तो ये क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा। एक C से एक C कैंसिल हुआ, KC की वैल्यू आ गई C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब हर समय तो नहीं,
पर इन जनरल कईयों बार ऐसा क्वेश्चंस में देखा गया है कि अल्फा जो दिया जाता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिया जाता है और अल्फा इज मच 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 लेस देन 1। इसका मतलब यहां से ये निकल कर आता है कि भैया 1 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, नियरली इक्वल टू ये 1 हो जाएगी। सो अगर मैं यहीं पर ऐसा करूं तो Kc इज इक्वल टू ये चीज क्या हो जाएगी, सी अल्फा स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू हो जाएगी Kc बाय सी का अंडर रूट। यहां पे मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक, इसी को हम लोग अभी आगे चल के आयनिक इक्विलिब्रियम में ओस्टवाल्ड्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन भी कहेंगे कि जितना हम लोग कंसंट्रेशन कम करेंगे उतना ही अल्फा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। कंसंट्रेशन कम करेंगे मतलब डाइल्यूशन बढ़ाएंगे। तो ये चीज खासकर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अल्फा नियरली 100% रहती ही है, तो उसके बारे में कोई खास बात करने से कोई फायदा यहां पर है नहीं। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। देखो ली शैटलियर प्रिंसिपल एक बहुत सरल भाषा में आपसे कहूं तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन की जिद है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जिद्दी है, ये चाहती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कांस्टेंट बनाए रखना। तो आपके साथ वो जिद करेगी कि अगर आपने कोई भी फिजिकल कंडीशंस या केमिकल कंडीशंस जैसे कंसंट्रेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, गैसेस हैं तो उसके लिए प्रेशर हो गया, कोई भी कंडीशन आप चेंज करते हो, अगर कोई इक्वेशन है और रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है और आप कोई स्पेसिफिक कंडीशन वहां की चेंज करते हो तो इक्विलिब्रियम अपने आप को रीएडजस्ट करेगा कुछ ऐसे जिससे कि उस कांस्टेंट को वो कांस्टेंट ही रख सके। उस कांस्टेंट को कांस्टेंट रख सके का मतलब क्या है, आपके किए हुए चेंज को या तो वो मिनिमाइज, उसके असर को या तो वो मिनिमाइज कर दे या फिर नलिफाई कर दे। सरल भाषा यानी अंग्रेजी में समझाता हूं तुमको अब मैं, अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स दैट गवर्न द इक्विलिब्रियम कंडीशंस ऑफ अ सिस्टम विल कॉज सिस्टम टू चेंज इन सच अ मैनर so as to reduce or to counteract the effect of change। सरल भाषा बिल्कुल वही क्लियर चीज यहां लिखी हुई है कि जब भी कोई भी फैक्टर जो कि इक्विलिब्रियम को गवर्न करते हैं उनमें अगर हमने चेंज किया तो सिस्टम अपने आप को ऐसे रीएडजस्ट करेगा जिससे कि या तो उसको वो नलिफाई कर सके या फिर उसको काउंटर तो कर ही सके। बहुत सरल सी बात तुमको समझाऊं कि अगर मैंने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाई, ठीक, तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। बोलेगा तुम बढ़ाओगे, मैं घटाता हूं। सिंपल, जो भी आप एक्सटर्नल इफेक्ट करेंगे वही चीज इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसको वो और चेंज कर देगा या नलिफाई करने का प्रयास करेगा। तुम बोलोगे मैं प्रोडक्ट बढ़ा दूंगा, वो बैकवर्ड चली जाएगी। बोलेगी तुम बढ़ाओ, मैं घटाऊंगा। जिद्दी है इक्विलिब्रियम। कैसा है? जिद्दी। आप लोग को भी, बिल्कुल आप लोगों को भी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, सीरियस एस्पिरेंट्स, आप लोगों को भी जिद्दी होना चाहिए। जिद है तभी निकलेगा आपका सिलेक्शन। अगर जिद नहीं है, टाइम पास कर रहे हो तो छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। चलो इन्हीं सब इफेक्ट्स को हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब अलग अलग चीजों के होने पर क्या होता है हम इसके बारे में बात करते हैं। पहला है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। देखो क्या होगा कि जब भी हमारा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का अगर बढ़ेगा तब उस केस में इक्विलिब्रियम जो होगी, अगर रिएक्टेंट आप बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम बोलेगा अरे कम करना पड़ेगा, वो क्या करेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट कर देगी। थोड़ा सा इसको कम किया, प्रोडक्ट को बढ़ा लिया, वापस बैलेंस। अरे तराजू की तरह है यार, सब्जी वाले के पास जाते हो तो तराजू वाला एक तरफ 1 kg या 2 kg का वेट रखता है, और अब अगली तरफ सब्जी रखता है। मान लो भिंडी खरीद रहे हो तुम, तो भाई उसने रखी भिंडी भिंडी भिंडी, रखते गया। अब क्या हुआ, अभी आपका भिंडी ज्यादा रख गई तो ये 1 kg ऊपर है, ये भिंडी नीचे है। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे निकाल लेगा। ठीक, बैलेंस करना है ना। तो सिंपल सा फंडा यही है कि इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है। तो वो कैसे होगा, रिएक्टेंट बढ़ाओगे तो वो इक्विलिब्रियम थोड़ा शिफ्ट हो जाएगी फॉरवर्ड। रिएक्टेंट कम हुआ, प्रोडक्ट बढ़ गया, वापस बैलेंस मेंटेन हो गया। प्रोडक्ट बढ़ाओगे, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी बैकवर्ड, और बैकवर्ड होने के बाद प्रोडक्ट घट गया, रिएक्टेंट बढ़ गया, वापस से वो फ्रैक्शन जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का, वो वापस से क्या हो गया, हमारा कांस्टेंट हो गया। अब बात करते हैं प्रेशर की। देखो भाई, प्रेशर चेंज लाएगा सिर्फ और सिर्फ गैसियस इक्विलिब्रियम में। सॉलिड लिक्विड के ऊपर चेंज करने की प्रेशर की हिम्मत नहीं है। ठीक,
प्रेशर सारा का सारा चेंज सिर्फ और सिर्फ गैसेस को कर सकता है। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा है, फॉर गैसियस रिएक्शन। सॉलिड लिक्विड की बात कर ही नहीं रहे यहां। तो यहां पर जैसे ही हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो प्रेशर के बढ़ने पर हमारा इक्विलिब्रियम, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का एक बड़ा सिंपल सा रिलेशन है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसको आप सम बेसिक कंसेप्ट में भी देख सकते हो, बॉयल्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम हमेशा कैसे शिफ्ट होगी, इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगी कुछ इस तरीके से कि वो लेस नंबर ऑफ मोल्स की ओर जाए। क्योंकि देखो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम घट गई। अब यार जगह कम होगी तो हम लोग क्या करेंगे, कम लोगों को बुलाएंगे। जगह बड़ी होगी तो हम लोग ज्यादा लोगों को बुलाएंगे। जैसे कि एक बस है, एक बस में अगर जगह कम है तो आप कम लोगों को लेकर जा पाएंगे, बस में जगह ज्यादा है तो आप ज्यादा लोगों को लेकर जा पाएंगे। हाँ, आजकल तो खैर स्कूल में ओमनी वैन्स चलती हैं, उसमें जगह कम कभी नहीं पड़ती है, वो ऐसे ऐसे बोरे की तरह बच्चों को ठूस दिया जाता है। पर नॉर्मल लाइफ में ऐसा इन जनरल जल्दी नहीं करते हैं अपन लोग। कहीं मान लो टूर पे जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो जितने लोग होंगे उस हिसाब से गाड़ी होगी। तो वही हिसाब यहाँ भी है। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम घट गई, तो उसके हिसाब से हम लेस नंबर ऑफ मोल्स जहां भी होगा इक्विलिब्रियम उधर की ओर शिफ्ट कर देंगे। अगर प्रेशर कम किया तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो जहां मोर नंबर ऑफ मोल्स होगा हम लोग इक्विलिब्रियम को उस दिशा में यानी उस डायरेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ कोई फिक्स नहीं है कि मतलब फॉरवर्ड होगी या बैकवर्ड। अब देखो एक छोटा सा मैंने प्रयास किया हुआ है कि इसको मैं आपको एक जनरलाइज्ड वे में बता सकूं। जैसे देखो, अगर डेल्टा एन इज इक्वल टू 0 है तो यहां पर इनर्ट गैस का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब अगर वॉल्यूम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बराबर है, सॉरी प्रेशर का भी, सॉरी इनर्ट गैस तो भी अगला टॉपिक है, प्रेशर का भी ना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगर डेल्टा एन ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल ज्यादा है, रिएक्टेंट के मोल कम है। ठीक, तो अगर प्रोडक्ट के मोल ज्यादा, प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट यानी बैकवर्ड की ओर शिफ्ट होगी। और अगर डेल्टा एन लेस देन 0 है इसका मतलब यहां पर रिएक्टेंट ज्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। जो हाल प्रेशर के बढ़ाने का होता है वही सेम हाल एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का होता है। प्रेशर कांस्टेंट ही रखा गया, पर इनर्ट गैस देखो क्या करेगी। इनर्ट गैस इज लाइक वो सामान जो आपकी सीट पर रखा हुआ है, जगह घेर रहा है, पर क्या वो सामान आपके साथ टूर पे कुछ घूमने जा रहा है? नहीं, वो सिर्फ आपकी यूटिलिटी के लिए है। तो वैसे ही जो इनर्ट गैस है वो उस वेसल में सिर्फ पड़ी हुई है, वो रिएक्ट नहीं कर रही, पर क्या खा जा रही, जगह तो खा रही है ना। इसीलिए यहां पर भी अगर मैं बात करता हूं इनर्ट गैस मैंने ऐड कर दिया, मतलब कुल मिला के मैंने वॉल्यूम कम कर दिया फॉर द रिएक्शन या फॉर द इक्विलिब्रियम। तो वॉल्यूम कम किया मतलब प्रेशर बढ़ चुका है। तो इनर्ट गैस को ऐड करना का मतलब सिंपल सा यही होता है कि हमने प्रेशर बढ़ाया है या फिर इनर्ट गैस ऐड किया है। बता दूं, ये दोनों ही बातें सिर्फ और सिर्फ आपके किसके लिए लागू होती हैं, गैसियस रिएक्शन। सॉलिड लिक्विड रिएक्शंस के लिए जल्दी ये चीज लागू नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, देखो डेल्टा एच की बात भी आ रही है यहां पर। अब एक मिनट में पानी पी लूं। अब होता क्या है ना, सुनते भी जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं पानी पीऊंगा तो पढ़ाऊंगा नहीं। होता क्या है, अगर मेरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, मतलब वो हीट रिलीज करना चाहती है, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया मतलब हीट बाहर से दे दी, तो यहां पर कहानी बड़ी बेसिक सी हो जाएगी कि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन खुद फॉरवर्ड जाकर भी टेम्परेचर बढ़ाती है। तो एक्सोथर्मिक की बात कर रहा हूं, ठीक है, पॉइंट पे रहना। तो रिएक्शन खुद भी क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ाती है। हमने भी क्या किया है, हीट दे दिए बाहर से। तो इक्विलिब्रियम क्या बोलेगा, काम करो तुम ही बढ़ा लो टेम्परेचर, हमें नहीं बढ़ाना, वो बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। और यहीं पर अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो वो फॉरवर्ड जाने के लिए टेम्परेचर यानी घटाती है, हीट एब्जॉर्ब करती है। तो अगर हमने हीट बाहर से देना शुरू कर दिया
तो इक्विलिब्रियम में वो बोलेगी काम कर, तुम दे रहे हो, वाह यार मुझे तो आगे जाने के लिए चाहिए ही थी, तो वो फटाफट से फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल काम। और जस्ट इसका उल्टा होगा, टेम्परेचर कम करने पर एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करती है, तो जैसे ही मैं टेम्परेचर कम करूंगा तो वो बोलेगी अरे तुम कम कर रहे हो, मैं बढ़ा के दिखाती हूं, भाई मेरे को तो अपनी कंडीशन मेंटेन करनी है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो वो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक में तुम घटाओगे, बोलेगा अरे ये तो मेरा काम था यार, मैं फॉरवर्ड एज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, जब मैं फॉरवर्ड रिएक्शन करता हूं तब मैं टेम्परेचर बाहर से एब्जॉर्ब करता हूं, हीट एब्जॉर्ब करता हूं, तो टेम्परेचर कम करता हूं मैं। अब तुम खुद ही कम कर दे रहे हो, ए बैकवर्ड चलो 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 बैकवर्ड चलो, ऐसे काम होता है। ठीक। अब कैटलिस्ट देखो, कैटलिस्ट आप सभी ने कैटलिस्ट के बारे में बचपन से पढ़ा है कि कैटलिस्ट आर दोज रिएजेंट्स विच ओनली स्पीड्स अप द रिएक्शन, ये सिर्फ रिएक्शन की रफ्तार को बढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ये आपके ना तो रिएक्टेंट के साइड लिखे जाते हैं ना प्रोडक्ट, ये एरो के ऊपर रहते हैं। तो इक्विलिब्रियम में भी क्या करेगा, इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवाएगा हमारा कैटलिस्ट। इसके अलावा कैटलिस्ट का कोई भी काम नहीं है, ना तो ये रिएक्शन को फॉरवर्ड एक्स्ट्रा बढ़ाएगा, ना ये बैकवर्ड बढ़ाएगा, ना ये इक्विलिब्रियम को शिफ्ट करेगा, कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये इक्विलिब्रियम को जल्दी अटेन करवाने में हमारी मदद करेगा, बस इतना सा काम है कैटलिस्ट का। इसके करता कैसे है, एक्चुअली क्या होता है, जब भी रिएक्शन होता है तो देखो बहुत सिंपल सा फंडा होता है, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड्स को टूटने में जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी आपको पहले देनी पड़ेगी, फिर नए बॉन्ड्स बनने पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो वापस से रिलीज हो जाएगी। अब यहाँ पर है क्या कि कैटलिस्ट लगाते हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है, पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने में आसानी कर देता है, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी, इसी टर्म को, जो लगने वाली एनर्जी है इसी टर्म को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और इसी एक्टिवेशन एनर्जी को वो क्या कर देता है, कम कर देता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, पुराने बॉन्ड बहुत जल्दी और बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इसीलिए रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट हो जाती है। बस इतना ही काम है। तो इक्विलिब्रियम जहां अटेन जिस कंसंट्रेशन पे होता था उसी कंसंट्रेशन पे अटेन होगा, बस थोड़ा जल्दी हो जाएगा अटेन, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। अब जरा इन्हीं सभी चीजों जो हमने पढ़ी हैं उनको एक बार क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं। अब जैसे कि हमारा ये रहा पहला क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी से लिया हुआ है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, स्कूल एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। आपका ये क्वेश्चन है, रिएक्शन N2 + 3H2 इज इन इक्विलिब्रियम विथ 2NH3। आपको बताया गया है Kp की वैल्यू कितनी ले ली गई है, 4 ले ली गई है। बताइए Kc की वैल्यू क्या होगी एट 300 केल्विन। सो भाई इसको निकालने के लिए सबसे पहला जो हमने जो रिलेशन पढ़ा हुआ था वो क्या पढ़ा हुआ था, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा n। पहले हम लोग यहां पर डेल्टा n निकाल लेते हैं, ये क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अब जरा ध्यान से देखिए, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2, रिएक्टेंट में कितने हैं, 1 यहां पर, 3 यहां पर, कुल मिलाकर ये गिनती कितनी हो गई, 4। डेल्टा n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, -2। तो यहां पर ये Kp की वैल्यू जो कि दी हुई है 4, Kc हमको निकालना है, R पता नहीं, अभी लगाते हैं देखते हैं क्या होगा, और टेम्परेचर है 300 केल्विन और डेल्टा n हो गया -2। यहीं पर कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए टेम्परेचर सेल्सियस में दिया जाएगा। ध्यान रहे केमिस्ट्री के अंदर जब भी आप टेम्परेचर लेंगे तो हमेशा किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। अब सबसे पहली चीज यहां पर आती है कि सर R की वैल्यू क्या लें, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, पर वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इतना भी कांस्टेंट नहीं है, उसकी 3 वैल्यू है। अब उन 3 में से कौन सी वैल्यू लेनी चाहिए, तो सबसे पहली चीज R की 3 वैल्यू है, मैं बहुत बेसिक तरीके से तुमको समझा रहा हूं, बहुत बेसिक तरीके से। एक वैल्यू R की 8.314 होती है, एक वैल्यू 0.082 होती है, और एक R की वैल्यू 1.98 नियरली 2 ले ली जाती है। तो देखो जहां पर आपको किसी भी रिएक्शन के अंदर या किसी भी क्वेश्चन में सारी यूनिट्स SI चल रही हो, और याद रहे SI का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स, मतलब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल तो ठीक है, वॉल्यूम के लिए लीटर नहीं चलेगा, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब SI यूनिट चलेगी आपकी। टेम्परेचर केल्विन, प्रेशर पास्कल ना कि ATM। प्रेशर किस में होना चाहिए, पास्कल ना कि
एटीएम, तब ऐसे केस में आप R की वैल्यू 8.314 लेंगे। जब आपको प्रेशर एटीएम में चल रहा हो, वॉल्यूम लीटर में चल रही हो, जो कि नॉर्मली होता है, तो आप R की वैल्यू 0.082 लेंगे। और जब आपको प्रेशर इनटू वॉल्यूम को मिलाकर एज अ एनर्जी दिया जाए और कैलोरीज में बात करने लगेगा, तब आप R की वैल्यू 2 यूज करेंगे। नॉर्मली यहां पर देखा जाए, अगर कुछ ना दिया हो तो इक्विलिब्रियम के अंदर मोल पर लीटर और एटीएम चलता रहता है। या तो वैल्यूज दी गई हो कि भैया नहीं हमने यही यूनिट ली है तो अलग बात है, वरना यहां पर वैल्यू क्या चलती है, प्रेशर के लिए एटीएम और कंसंट्रेशन के लिए मोल पर लीटर। सो इसी हिसाब से R की वैल्यू हम लेंगे 0.082। अब ध्यान से देखना, यहां पर 4 ये हो गया Kc, 300 के 2 0 हो गए, यहां से हट गए, 8.2 इंटू 3 की पावर -2। अब यहां से ये Kc की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू, अगर मैं इसको यहां पर लेकर जाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड यानी 4 की तरफ, तो ये यहां पर डिनोमिनेटर में जाएगा, लेकिन पावर -2 है तो वो न्यूमरेटर में आकर पावर क्या बन जाएगी, +2। सो ये हो जाएगा हमारा 3 2 6, 3 8 24.6 का स्क्वायर बन जाएगा। अब 24 का स्क्वायर सभी जानते हैं 576 होता है। 24 के स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, 576 के आसपास, लगभग ये बता दूं आपको, ये 605 यानी 605 होता है। तो ये जाएगा 4 इंटू 605। ये अप्रॉक्स वैल्यू ले रहा हूं, डेसिमल में ऊपर नीचे कुछ और भी हो सकती है, ठीक। तो 4 5 आपका ये क्या आ जाएगा, 4 5 20, 4 6 24, Kc की वैल्यू आ गई 2420। सवाल ये होता है सर वैल्यू तो आ गई, स्कूल में अगर ये लिख कर आ गए, इतना आप आंसर लिख कर आ गए, तब भी आपको फुल में से हाफ मार्क्स तो काट लिए जाएंगे। क्यों काट लिए जाएंगे, वो बोलेंगे भाई साहब इसकी यूनिट कहां है। तो यूनिट जानना बहुत जरूरी है। यूनिट जो इसकी होगी वो होगी, मैंने सिखाया था, मोल पर लीटर की पावर डेल्टा एन यानी कि -2। तो ये रहा हमारा फाइनल इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विथ उसके साथ में आंसर। इसको आप करेंगे, स्कूल के आपके पूरे नंबर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो, इस रिएक्शन में आपसे कहा गया है अगर प्रेशर इंक्रीज किया गया तो इक्विलिब्रियम बताओ किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। भाई देखो, अगर प्रेशर इंक्रीज किया जाएगा तो मैंने अभी बताया था इक्विलिब्रियम हमेशा कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स। अब लेस नंबर ऑफ मोल्स, देखो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं, प्रोडक्ट में 2 मोल्स हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, जो कि यहां पर आंसर क्या आएगा, फॉरवर्ड। अगर ऐसा क्वेश्चन स्कूल में आता है तो आप डायरेक्टली लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर अ गैसियस रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट टुवर्ड्स द लेस नंबर ऑफ मोल्स साइड। इन द गिवन रिएक्शन द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट फॉरवर्ड। ऐसे फ्रेम करके लिखना होगा आपको और आपको नंबर पूरे मिल जाएंगे यहां से। चलिए कुछ बातें और कर लेता हूं मैं इसके आगे क्वेश्चंस की। अब आगे बढ़ जाओ भाई आप। ये देखो, फॉर द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। ये JEE 2013 का क्वेश्चन है, पुराना है पर ओल्ड इज गोल्ड, जानते तो हो ही आप। पुराना है पर दमदार क्वेश्चन है भाई, बेसिक क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे क्वेश्चनों में गलतियां हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 0 हो जाएगा, नहीं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन 0 नहीं होगा, रिएक्शन रुकती नहीं है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड का रेट बराबर होगा। दूसरी, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल होंगे, इक्वल नहीं कांस्टेंट होते हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा इक्वल नहीं होते, कांस्टेंट होते हैं, ज्यादा कम हो सकते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज 0 होगी, या रिएक्शन स्टॉप, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। करेक्ट आंसर है ये, रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है क्योंकि इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक नेचर का होता है। बस करेक्ट आंसर ये है, डेल्टा जी जो होता है वो कैसा हो जाता है, 0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन A इज इन इक्विलिब्रियम विद B, इफ 50% ऑफ A इज कन्वर्टेड एट इक्विलिब्रियम, फाइंड Kc। 50% A का जो है वो कन्वर्ट हो गया है एट इक्विलिब्रियम, बताइए आपका Kc की वैल्यू। देखो
ये वही क्वेश्चन है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाला और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूंगा अल्फा की, तो अल्फा यहां पर दिया हुआ है 50%, जो आप बोल रहे थे ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दिया हुआ है, इस तरह से दिया जाता है। अल्फा की वैल्यू है आपकी 50%। अगर अल्फा 50% है, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया 50/100, यानी कि इसको 0.5 या 1/2 भी लिख सकते हैं। तो केसी की वैल्यू क्या होती है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब एक सेकंड के लिए आप इस चीज को भूल कर थोड़े देर के लिए सिर्फ आप ये देखिए कि मान लो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी, c थी, इसकी 0 थी। इक्विलिब्रियम पे ये हो गया c 1 माइनस अल्फा और ये हो गया c अल्फा। अब जब आपके वहां दो प्रोडक्ट बन रहे थे, तब वहां पर आपका क्या था कि c 1 माइनस अल्फा और ये c अल्फा चल रहा था। तो अब ऐसे केसेस में यहां पर तो एक ही प्रोडक्ट है। सो फाइनली हमारा जो Kc होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि है C अल्फा अपॉन C 1 माइनस अल्फा। अब आप बोलोगे सर C तो दिया ही नहीं है, क्या करना तुम्हें C का भाई, C से C हो गया कैंसिल। अल्फा की वैल्यू है यहां 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। 1 माइनस 1/2 जो भाई छोटे मोटे चीज भी जानते होंगे तो जानते होंगे 1/2 ही होता है। Kc की वैल्यू क्या आ गई हमारी, फाइनल आंसर निकल कर आ गया है 1। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, JEE 2014 में आया है। सोच रहे हो कितना बेसिक और कितना सड़ा सा क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का आता है। ये आपका डेफिनेट स्कोरिंग करा के देगा आपको JEE के अंदर 100% लिखवा के ले लो। नीट के अंदर भी आगे आपको मैं नीट के क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, 100% स्कोरिंग करा कर देगा बॉस ये चैप्टर, और इजी स्कोरिंग करा कर देगा। ऐसा कोई बहुत ट्रिकी बहुत टफ नहीं, इजी स्कोरिंग करा कर देगा। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा ही नीट का क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सा नीट का क्वेश्चन है और आप खुद भी इसका आंसर कर सकते हैं। फॉर द इक्विलिब्रियम 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3, डेल्टा H आपको दिया है -198 किलो जूल पर मोल। इसमें से कौन सा चेंज जो है ये आपको राइट की ओर शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स प्रोडक्ट, मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। ये नीट 2023 में अभी बहुत हाल फिलहाल में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 साल पहले ही मान लो। और हाँ भाई देखो JEE हो या नीट, 3-4 साल 5 साल पुराने क्वेश्चन तो हर कोई करके जाता है, तो इसको अपन लोग हाल फिलहाल ही कहेंगे। इसको ऐसा नहीं कहेंगे कि अरे सन 47 का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। सो भाई अब आपसे सवाल ये पूछता है कि ऐसा क्या किया जाए कि ये फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए। क्या हम लोग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड होगा। देखो भाई डेल्टा H है नेगेटिव, इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। तो टेम्परेचर कम करने से फॉरवर्ड जाती है, बढ़ाने से ये कहाँ जाती है, बैकवर्ड। जिद्दी रिएक्शन है भाई ये, बोलेगी अगर तुम्हें बढ़ाना है टेम्परेचर तो हम रुक जाते हैं, तुम भी बढ़ाओ टेम्परेचर, फिर एक काम करो हम बैकवर्ड चलते हैं। सो एज अ रिजल्ट ये आंसर तो गलत है। ऐड कैटलिस्ट, भाई कैटलिस्ट ऐड करने से कई बार बता चुका हूं कि ना तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है ना बैकवर्ड, बस इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन हो जाता है, तो ये भी खत्म है। अब देखो ध्यान से, पहले यहां देखते प्रेशर की बात करें, उसके लिए डेल्टा N निकाल लेते हैं। डेल्टा N नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं 2 और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं 3। डेल्टा N मतलब हो गया -1, नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ाऊंगा तो हमारे पास 3 से 2 लेस नंबर ऑफ मोल्स की ओर शिफ्ट होगा, तो इंक्रीजिंग द प्रेशर इज द राइट चॉइस इन दिस क्वेश्चन। आगे देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रिया Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। देखो अगर मुझे Kp और Kc इक्वल चाहिए है तो इसका रिलेशन याद रखना है, Kp इज इक्वल टू डेल्टा N। यही डेल्टा N की वैल्यू 0 हो जाए तो ये पूरा हो जाएगा 1 बनकर, और Kp और Kc बराबर हो जाएगा। अब सबका डेल्टा N निकाल लो। यहां पर डेल्टा N कितना है 2 - 1, 2 प्रोडक्ट्स माइनस 1 रिएक्टेंट, तो डेल्टा N की वैल्यू 1 हो गई। यहां पर डेल्टा N कितना है 2 - 2, ये क्या हो गया 0। यहां पर भी डेल्टा N थर्ड रिएक्शन में भी 0 है, 2 - 2, और फोर्थ में भी 2 - 2, ये भी डेल्टा N 0 है। जहां जहां डेल्टा N 0 वहां पर Kp इज इक्वल टू Kc, इसमें इन तीनों में होगा। कहां नहीं होगा तो आंसर है फर्स्ट वाले में।
तो करेक्ट आंसर आर नॉट इक्वल। नीट वालों, ये सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप तुम लोग करते हो पेपर में जाकर कि तुम लोग ये नॉट नहीं पढ़ते हो। और अभी तो चलो ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है, गलती में सेकंड थर्ड हो जाता है ये ऑप्शन ना, डेल्टा एन जीरो लगाकर तुम बोलते हो अरे केपी केसी बराबर है, लगाओ इसको आंसर। अरे भाई नहीं यार, नॉट इक्वल लिखा गया है, प्लीज यूज योर ब्रेन। ओके, पढ़ने में तो कम से कम दिमाग लगा लो कि सवाल तो पूरा पढ़ो ढंग से। ठीक, चलो। फॉर द रिएक्शन 2A प्लस इज इन इक्विलिब्रियम विद B प्लस C, Kc की वैल्यू आपको दी गई है और सर्टेन मोमेंट पे कंसंट्रेशन दिया गया है। अगेन नीट 2024 का क्वेश्चन है ये। अब देखो बहुत सरल सा क्वेश्चन है, एक सर्टेन मोमेंट पे दिया गया है यार कि कंसंट्रेशन सबकी दी गई है। सर्टेन मोमेंट मतलब हो सकता है वो मोमेंट इक्विलिब्रियम हो और हो सकता है वो मोमेंट इक्विलिब्रियम ना हो। तो इस ऐसे केसेस के लिए ही हमने क्या सीखा था, रिएक्शन कोशेंट सीखा था। ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर, क्योंकि यहां वैल्यू क्या चल रही है, 2A चल रही है। सो एज अ रिजल्ट कंसंट्रेशन ऑफ B जो कि दी हुई है उसी को लगा लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर। ये पूरा मिलाकर कैंसिल, QC की वैल्यू क्या आ गई है हमारी, 1। अब Kc की वैल्यू क्या दी गई है, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। QC की वैल्यू है हमारी 1। अब एक बात बताओ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मतलब पता है कितना, 0.004। क्या मैं ये कह सकता हूं QC इज ग्रेटर देन Kc? काफी बड़ा है 0.004 से। अब अगर QC Kc से बड़ा है तो पुराने कंसेप्ट अगर रिवाइज करके ध्यान दे लो और याद कर लो तो आपको समझ में आएगा कि QC अगर बड़ा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। अभी इसको कम करना पड़ेगा, इसका मतलब द रिएक्शन विल शिफ्ट टुवर्ड्स बैकवर्ड। बैकवर्ड जाने पर प्रोडक्ट कम होगा, रिएक्टेंट बढ़ेगा और अगेन हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, एक फाइनल सा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो ये नीट 2024 का क्वेश्चन है, इतना बेसिक क्वेश्चन अभी आपको सिखाते जा रहा हूं उसी का। अब देखो भाई एकदम फ्रेश, एकदम ताजा, गर्मा गर्म क्वेश्चन तुम्हारे लिए नीट 2025 का। अब जरा यहां देखोगे तो आपको दिखेगा 3O2 इज इन इक्विलिब्रियम विद 2O3। इसका Kc दिया गया है और कंसंट्रेशन ऑफ O2 दिया गया है। आपको इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन किसका निकालना है, O3 का निकालना है। तो भाई देखो ये तो बहुत 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 बेसिक क्वेश्चन है यार। Kc है पहली चीज, 298 केल्विन का यहां कोई यूज नहीं है, बस सिर्फ रूम टेम्परेचर या एसटीपी बताने के लिए दिया गया, इसका कोई 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 यूज नहीं है। अब देखते हैं हम लोग यहां पर किसका क्या होगा हमारा काम। तो यहां देखिए भाई, Kc इज इक्वल टू क्या होगा, O3 की पावर 2 अपॉन O2 की पावर 3। सिंपल। Kc की वैल्यू दी कितनी गई है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 59। O3 का स्क्वायर है, O3 कितना दिया गया है भाई हमको पता नहीं, तो हम इसको x ले लेते हैं, x स्क्वायर। और O2 कितना दिया गया है हमको 0.04 यानी 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। दो बार इंटू हो गया यार, 10 की पावर माइनस 2 का क्यूब। ठीक, सो ये x स्क्वायर हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर माइनस 59। इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो ये x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 192 इंटू 10 की पावर माइनस 59 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 65। x स्क्वायर हो जाएगा हमारा 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 64। मैंने एक डेसिमल यहां से रिप्लेस किया हुआ है, तो यहां पे 10 बढ़ के 10 की पावर माइनस 64 हो गया। x की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 19.2 इंटू 10 की पावर माइनस 64, जो कि 10 की पावर क्या बन जाएगा, माइनस 32। अब यार देखो 19 का स्क्वायर रूट 4 से थोड़ा बड़ा होगा, 19 का स्क्वायर रूट 4 से थोड़ा बड़ा होगा। एज अ रिजल्ट इसका करेक्ट आंसर होगा 4.38 और माइनस 64 का माइनस 32। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक बात है, चलिए तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। JEE 2025 का आया हुआ केमिकल इक्विलिब्रियम का एक और बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन।
A vessel at 1000 Kelvin contains CO2 with a pressure of 0.5 atm. Some of CO2 is converted into CO on addition of graphite. If total pressure at equilibrium is 0.8 atm, then Kp is. ये भयंकर ज्यादा, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है. अब इस क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं. आपसे कहा गया है CO2 जो कि नॉर्मली गैशियस है, 1000 केल्विन की बात हो रही है, इस पे ऐड किया गया है ग्रेफाइट, यानी अगेन कार्बन सॉलिड. तो ये इक्विलिब्रियम जो हो गया, अब ये क्या हो गया है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO अगेन गैस. इस इक्विलिब्रियम को लिखते आपको आना चाहिए. अगर आप JEE के सवाल या नीट के सवाल कर रहे हो तो ऐसा इस थ्योरी से इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिखते आपको आनी चाहिए. अब बहुत ध्यान से देखते हैं. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे लेट से ये कितना दिया हुआ है, लेट से क्या भाई दिया ही हुआ है 0.5 atm. t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा 0.5 माइनस x. कार्बन सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूं फिर से, प्रेशर का कोई भी फर्क नहीं पड़ता. तो एज अ रिजल्ट कार्बन के ऊपर कोई बात ही नहीं करेंगे, कार्बन के ऊपर, और ये चीज हो जाएगी 2x. अब आपसे कहा गया है कि टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 0.8 atm, यानी कि एट इक्विलिब्रियम कुल प्रेशर कितना है, 0.5 माइनस x CO2 के कारण प्लस 2x कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, और वो कितना दिया गया है 0.8. ये हो जाएगा 0.5 प्लस x इज इक्वल टू 0.8. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.3. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 यहां से कितना हो जाएगा एट इक्विलिब्रियम, 0.5 माइनस 0.3 जो कि हो जाएगा 0.2 atm. ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो जाएगा, 0.3 का डबल यानी कि 0.6 atm. अब सिंपल Kp के एक्सप्रेशन में इसको रख दीजिए, CO का यानी कि 0.6 का स्क्वायर रेज़ टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन CO2 जो कि कितना है 0.2. खत्म हो गया क्वेश्चन. 0.6 का स्क्वायर 0.36 अपॉन 0.2 कैंसिल करेंगे, ये आ जाएगा 1.8 atm. करेक्ट आंसर हो गया सेकंड वन, 1.8 atm. देखा आपने JEE 2025 का कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये. चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग. तो आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं. ये भी अगेन JEE 2025 का क्वेश्चन है. फॉर अ रिएक्शन N2O5 gives 2NO2 plus half O2 in a constant volume container. The products were present initially. कह सकते हैं भाई no products were present initially. Final pressure of system when 50% of reaction gets completed. 50% of the reaction gets completed. अब देखो यहां पर सिंपल सा फंडा आपको बताता हूं मैं एक, कि भाई आपसे रिएक्शन शुरुआत में ही क्या कह रही है कि आपकी रिएक्शन कंप्लीट गैशियस है, फाइनल प्रेशर बताना है जब आधी रिएक्शन कंप्लीट हो गई. तो बड़ा सिंपल सा काम करना है. यहां पर आपको मैं दोबारा यहां लिख लेता हूं रिएक्शन को, N2O5. अब सभी गैशियस है इसलिए दोबारा बार बार गैशियस नहीं लिख रहा हूं, इज इन इक्विलिब्रियम. अच्छा हाँ, यहाँ एक टाइपो एरर है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का सिंबल होना चाहिए, नहीं आया हुआ है, हम समझ लेते हैं भाई क्योंकि इक्विलिब्रियम ही पढ़ रहे हैं यार अपन. सो 2NO2 प्लस हाफ ऑफ O2. लेट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर था P. ये सब 0 थे क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहा गया है कि कोई भी इनिशियली हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं है. इक्विलिब्रियम पे आने के बाद आधा रिएक्टेंट गायब हो गया है. तो ये क्या हो जाएगा, P माइनस P बाय 2, ये हो जाएगा P एंड ये हो जाएगा P बाय 4. यहां तो Kp Kc भी नहीं लगाना, सिंपल. आपसे कहा गया फाइनल प्रेशर P फाइनल, ये क्या होगा P माइनस P बाय 2 प्लस P बाय 4. तो ये चीज क्या हो जाएगी, P माइनस P बाय 2 इज P बाय 2 प्लस P बाय 4. इन सब का एलसीएम लिया, अपॉन में आया 4, और ये हमारे पास क्या हो गया 2P
प्लस 4p प्लस p, फाइनली ये वैल्यू आ जाएगी 7p/4, यानी इनिशियल का 7/4 टाइम्स हो गया। बहुत ही इजी और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। अब देखो यहां पर अब सबके मन में एक डाउट आएगा, सर ये आपने p/2 कैसे ले लिया, आपको तो अल्फा दिया था 50%। तो एक बात बता देता हूं आपको मैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। आगे के क्वेश्चनों में मैं आपको दिखाऊंगा जहां पर अल्फा इस तरह से डिफाइंड नहीं होगा, तो कई जगहों पर आपको मोल फ्रैक्शन में भी खेल खेलना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन में भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। सो इस क्वेश्चन में एट टेम्परेचर T कंपाउंड AB2 डिसोसिएट हो रहा है एज AB2 AB प्लस हाफ ऑफ B2। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x दिया है, x बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू यूनिट T। तो हमको बताना है यहां पर कि हमारे पास करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा, किस चीज का करेक्ट एक्सप्रेशन होगा हमारे x का इन टर्म्स ऑफ Kp एंड P। तो देखो यहां बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, यहां से एक लाइन खींच देते हैं और समझते हैं इसको। देखो AB2, जैसा मैंने आपको भी बताया कि हमें कई बार जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया गया हो तो हमें मोल फ्रैक्शंस में ही डील करना चाहिए। पीछे 50% था, लाजमी सी बात थी हाफ हो जाएगा, पर यहाँ 50% नहीं है, यहाँ कितना है हमें पता भी नहीं है। तो यहाँ पे लेट से हम कहते हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 1 थी, ये सब 0 थे क्योंकि कहा गया था इनिशियली प्रोडक्ट नहीं है। इक्विलिब्रियम पे आकर ये हो गया 1 माइनस x, ये हो गया x और ये हो गया x/2। अब नंबर ऑफ मोल्स टोटली एट इक्विलिब्रियम कुल कितने मोल्स हैं, 1 माइनस एक्स प्लस x/2, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, ये हो गया 1 प्लस x/2, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी नियरली, जिसकी वैल्यू हो जाएगी नियरली इक्वल टू 1, क्योंकि x हमारा 1 से बहुत ज्यादा ही क्या है, छोटा। अब आगे बढ़ के देखेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन लिखेंगे पार्शियल प्रेशर का। AB2 का पार्शियल प्रेशर क्या होना चाहिए, वो होगा टोटल प्रेशर P एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ AB2 जो कि कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ AB यहीं से हो जाएगा x इंटू P एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 हो जाएगा P इंटू x/2। बिल्कुल वही, अपॉन में तो 1 ही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो फाइनली यहां से Kp का एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ AB यानी कि P इंटू x, पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 जो कि कितना है P इंटू x/2 होल रेज टू द पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ AB2 जो कि है P इंटू 1 माइनस एक्स। P से ये P कैंसिल, अब अगेन 1 माइनस एक्स भी नियरली क्या हो जाएगा, ये चीज भी 1, तो इसको भी एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और फाइनल हमारा एक्सप्रेशन यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, Kp की वैल्यू हो जाएगी P की पावर 1/2 अपॉन 2 की पावर 1/2, x की पावर 1 प्लस 1/2 जो कि हो जाएगी x की पावर 3/2। तो ये चीज फाइनली अंदर जाकर हो जाएगी, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 1/2 Kp इंटू P की पावर 1/2 इज इक्वल टू x की पावर 3/2। स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ पे। एक काम करता हूं मैं, थोड़ी सी जगह यहां पर इसको यूज कर लेता हूं, मैं इसको रब नहीं करता हूं, यहां यूज कर लेता हूं इस जगह को। यहां देखिएगा, वहां से मैं यहां यूज कर रहा हूं अब क्योंकि जगह कम पड़ गई मेरे पास। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2 Kp का स्क्वायर अपॉन P इज इक्वल टू x का क्यूब। अगर यहां से मैं इस क्यूब को हटाऊं तो यहां होल की पावर क्या आ जाएगी 1/3, तो 2 Kp स्क्वायर अपॉन P की पावर 1/3, ये रहा हमारा सबसे करेक्ट आंसर। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको मोल फ्रैक्शन का यूज करना समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस में किस तरह से मोल फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करके अपने पार्शियल प्रेशर और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कोरिलेट कर पाते हैं क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। अब ये एक कैसा चाहिए हमको कि इंटीजर या न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 37.8 ग्राम N2O5 है, 1 लीटर के रिएक्शन वेसल में लिया गया है, अलाउ किया गया है उसको डिसोसिएशन होने के लिए 500 केल्विन पे। टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी 18.65 बार। आपको Kp की वैल्यू बतानी है नियरेस्ट इंटीजर पे। तो अब देखो भाई इंटू 10 की पावर -2 भी है। अब देखिए R की वैल्यू भी दे दी गई है, जैसे मैंने आपको शायद अभी पहले बताया भी था आपको कि R की वैल्यू जब भी बार, लीटर
इन सब में बार और एटीएम लगभग एक ही होता है, 1.012 का अंतर होता है, कोई खास अंतर है नहीं, नियरली 1 ही लेके चलते हैं। तो ऐसे केस में आर की वैल्यू क्या लेनी है आपको, 0.082 मोल पर मोल और लीटर के टर्म्स में, सॉरी। तो यहां देखते हैं पहले हम लोग, पहला काम तो हमको यार इनिशियल प्रेशर भी नहीं पता, आपको कहा है इक्विलिब्रियम प्रेशर, इनिशियल प्रेशर नहीं पता। तो आइडियल गैस इक्वेशन सबसे पहले लगाना पड़ेगा हमको N2O5 के लिए, PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर इनिशियल, ये I लिख देता हूं, इनिशियल प्रेशर कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स 37.8 अपॉन N2O5 का मॉलिक्यूलर वेट होगा, 2 नाइट्रोजन है 28, 5 ऑक्सीजन है 80, 80, तो ये जाएगा 108, 37.8 अपॉन 108 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर है 500 केल्विन, और वॉल्यूम तो 1 लीटर दी ही गई थी इसलिए 1 यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 37.8 और 108 सिंप्लीफाई करके देखना पड़ेगा आपको, वैसे ये आएगा 0.35। मैंने पहले से कई बार ये क्वेश्चन ऐसे किया हुआ मुझे याद है, पर हाँ आप भाई कर लेना इसको, 0.35 आता है ये लगभग, और ये 0.082 इंटू 500 होगा तो ये 2 D0 से 8.2 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर आ जाएगा 41 आ जाएगा यहाँ पर 8.2 का, हाँ ठीक है। तो ये जाएगा 0.35 इंटू 41, 14 पॉइंट समथिंग समथिंग आना चाहिए इसको, 14.35 बार, ये आया हमारा इनिशियल प्रेशर। अरे 0.35 इंटू 35 1 35 होता है, ठीक, 14.35 बार आएगा। बाकी आप कैलकुलेटर से चाहो तो कैलकुलेट कर लो, पर यूज मत करना, प्रयास करो यार ऐसे ही मल्टीप्लाई करने का, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस करते रहोगे तुमको भी ये सब चीजें याद रहेंगी। ऐसी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं करी, मल्टीप्लाई डिवाइड ही किया हुआ है, ठीक। अब देखो आगे, अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। 2 N2O5 is in equilibrium with 2 N2O4 plus O2। अब एक बात देखने वाली है यहां पर, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहां पर प्रेशर कितना है 14.35, ये 0 ये 0, ये प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा 14.35 माइनस 2p, इसका हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा p। अब यहां पर आपको फाइनल प्रेशर दिया गया है इक्विलिब्रियम में, इसीलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मोल्स को, मोल फ्रैक्शन को अवॉइड करके डायरेक्ट प्रेशर में काम कर रहा हूं। जहां पर ऐसा ना दिया जाए तो मोल फ्रैक्शन पे आपको काम करना पड़ता है। डिसाइड आपको बहुत वाइजली करना पड़ेगा कि कहां पर मोल फ्रैक्शन में खेलना है और कहां पर आप डायरेक्ट प्रेशर में भी काम कर सकते हैं। अब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा 14.35 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, जो कि कितना दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 18.65। ये देखिए माइनस 2p प्लस 2p कैंसिल, p की वैल्यू आ गई 18.65 माइनस 14.35, जो कि हो जाएगा लगभग 4.3, लगभग क्या 4.3 बार आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, p की वैल्यू। सो एट इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 ये कितना आ जाएगा 14.35 माइनस 4.6, P ऑफ N2O4 आ जाएगा 4.3 का डबल करेंगे, सॉरी 2p है ना, 4.3 का डबल 8.6 भाई, 8.6, P ऑफ N2O4 अगेन 8.6 एंड P ऑफ O2 इज इक्वल टू 4.3। इसको आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.75 बार। अरे प्लस माइनस तो करते आते ही होगा कि वो भी करना सिखाऊं। अब बड़ा सिंपल सा काम है, इन सभी चीजों को उठाकर आप Kp के एक्सप्रेशन में रख दीजिए। पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 जो कि है 8.6, इसका करना होगा हमको स्क्वायर। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 4.3, इसकी पावर 1 ही रहेगी, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O5 5.75, जिसका आपका आ जाएगा पावर अगेन 2। ये रहा आपके सामने एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, ये लगभग 9.619 या 9.62 आएगा यहां पर इसकी वैल्यू।
9.62 को क्या मैं लिख सकता हूं 962 इंटू 10 की पावर -2। इसकी वैल्यू 9.619 ऐसे आती है, कैलकुलेट कर लेना आप भाई। देखो अब वन शॉट वीडियो है तो मेरे पास भी टाइम की लिमिटेशन है, मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं दिखा रहा हूं। लगभग 9.619 आती है, 9.62 इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास आ गया है 962 इंटू 10 की पावर -2। नियरेस्ट इंटीजर 961.9 को 962 लेकर हमने अपना ऑप्शन लगाया और हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड क्वेश्चन रहते हैं ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर वेपर इज गिवन एज दिस केपी की वैल्यू भी दे दी गई है, 2300 केल्विन दिया गया है। प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज 1 बार। अंडर दिस कंडीशन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज। बॉस अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा गया है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिना नंबर ऑफ मोल्स के बात नहीं की जा सकती। चल, अरे जाना नहीं था यार, चलो गलती मेरी थी। यहां देखते हैं फिर से। H2O is in equilibrium with H2 plus half of O2। अब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 1, ये सब 0 मान लेते हैं। t इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम। जब कंसंट्रेशन इनिशियल ना दी जाए तो आप अपने मन से 1 मान सकते हो भाई। ठीक, इसको ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x या 1 माइनस अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि जगह जगह पे आपका अल्फा आएगा। ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा अल्फा बाय 2। फिर वही काम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम निकालेंगे हम लोग। ये आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, जो कि आपका अगेन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसिल, 1 प्लस, जैसे पीछे हम लोग x बाय 2 लिया था, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है। ये भी हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2, जिसकी नियरली वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये सेम काम x बाय 2 में पीछे अभी करते आ रहे हैं, थोड़ा देर पहले, बस 1 से 2 सवाल पहले। अब अगला काम ये होता है हमारे पास कि यहां पर पार्शियल प्रेशर हम लोग निकालते हैं H2O का। वो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम का प्रेशर जो कि कितना है 1 बार, यानी कि 1। वहां पर हमने P लिया था क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रेशर हमको पता नहीं था, हमने P के टर्म्स में बात की थी, जहां पे हमने वो 2 kp² अपॉन P की का एक्सप्रेशन यूज किया था। यहां पर 1 दिया गया है, तो 1 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना होगा 1 माइनस अल्फा अपॉन 1। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 हो जाएगा अल्फा इंटू 1 एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा अल्फा बाय 2। इन सभी चीजों को उठाकर Kp के एक्सप्रेशन में रख दीजिए। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 यानी कि अल्फा इंटू अल्फा बाय 2 का पावर 1 बाय 2 अपॉन अगेन 1 माइनस अल्फा। फिर से भाई समझो, सबसे बड़ी बात डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 1 से बहुत छोटी रहेगी। अल्फा इज नेग्लिजिबल एज विद रिस्पेक्ट टू 1, सो 1 माइनस अल्फा की वैल्यू, इसकी वैल्यू फिर से हम लोग क्या ले लेंगे 1, जैसा पीछे किया था बिल्कुल सेम। तो यहां पर Kp जो कि कितना है हमारा 8 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू अल्फा इंटू अल्फा की पावर 1 बाय 2 अपॉन अंडर रूट 2। फाइनली ये देखिए, ये हो गया अल्फा की पावर 3 बाय 2 इज इक्वल टू 8 रूट 2 इंटू 10 की पावर -3। स्क्वायरिंग बोथ द साइड 64 अल्फा क्यूब इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 2 जा 128 इंटू 10 की पावर -6। अब अल्फा की वैल्यू हो जाएगी क्यूब रूट ऑफ 128 इंटू 10 की पावर -2। अब 10 की पावर -2 चाहिए था, 10 की पावर -2 ये है। अब क्यूब रूट ऑफ 128, ऐसा कौन सा नंबर आप जानते हो जिसका क्यूब 128 के आसपास आता हो? सही सुना मैंने, 5 का क्यूब 125 होता है। और वैसे भी आपको कहा गया है भैया नियरेस्ट इंटीजर पे आपको लेके जाना है, तो अल्फा की वैल्यू नियरली हो जाएगी 5 पॉइंट समथिंग समथिंग इंटू 10 की पावर -2, जिसका नियरेस्ट इंटीजर वैल्यू हो जाएगा 5। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन।
JEE के अंदर भी ऐसे इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको क्या करना होता है, छांटना होता है। चैप्टर स्ट्रॉन्ग करो, उसके क्वेश्चंस अपने आप इजी हो जाएंगे और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। आपको चिंता या फिर सरदर्द लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसी के साथ मैं अब आपको बताना चाहता हूं कि यार कौन सी ऐसी बहुत कॉमन मिस्टेक्स है जो कि आम तौर पर बच्चे करते हैं और उसको अवॉइड करके आप इस चैप्टर के बिल्कुल महान ज्ञानी बन सकते हो। सबसे पहली मिस्टेक है केसी पे टेम्परेचर का इफेक्ट ना देखना। कई बार ऐसा क्वेश्चंस में भी देखा गया है और कई बार ऐसा पाया जाता है कि यार बच्चे ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, लोग केसी को कांस्टेंट ही मानते हैं। केसी कांस्टेंट तब तक है जब तक टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलियर प्रिंसिपल या कंसंट्रेशन भी चेंज करेंगे तो भैया ले चैटलियर प्रिंसिपल के हिसाब से आपका केसी भी क्या होगा, वहां पर कांस्टेंट रहेगा भी और कभी कभी नहीं भी रहेगा। तो भाई आपको इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, केसी के एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, अंधाधुंध केसी का एक्सप्रेशन लिख डालते हैं और वहां पर कांस्टेंट को नहीं देखते हैं यार कि आपके सॉलिड को या हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन को 1 लेते हैं। खासकर ये गलती लोग करते हैं हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम में, ये सबसे बड़ा एक दिक्कत है। अभी जो मैंने आपको प्रेशर का लॉजिक दिखाया, अल्फा और प्रेशर, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वही होता है। उसको अगर आप मास्टर कर लोगे तो इस चैप्टर में आपसे जीतने वाला और इवन आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आपसे जीतने वाला कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, अगली चीज होती है डेल्टा एन की कैलकुलेशन, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये जो एरर करते हो आप ना, बहुत बड़ा पाप है। सबसे बड़ी गलती आपकी है, आप 10th के अपने फर्स्ट चैप्टर को भूल जाते हो। आप इक्वेशन बैलेंस नहीं करते हो, आपके डेल्टा एन की वैल्यू हमेशा गलत आएगी अगर आपने कभी इक्वेशन बैलेंस नहीं करी। इसीलिए ये सारी गलतियां अवॉइड करो, इस चैप्टर को मास्टर करो और JEE 4 डालो भाई। समझ में आई बात मेरी? तो इसी के साथ मैं अपने कंप्लीट चैप्टर को खत्म करता हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम का 1 शॉट, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जो कि हमारा होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का 1 शॉट। अब अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जो इनको इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब करें +4 अकेडमी को और बेल आइकन दबाएं जिससे सबसे पहले वीडियो अपलोड होते ही आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज कमेंट करो अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए है। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है आपके लिए ऐसा ही और कंटेंट लेकर आने के लिए। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू।